नमस्कार, सौदा आपका में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा। सबसे पहले देखते हैं सौदा आपका में क्या है आज खास। सबसे पहले कमोडिटी बाजार में किस तरह से रह सकता है ये आने वाला साल, उस पर फोकस होगा। इसके अलावा जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया आपको बताएंगे। 2016 की दमदार शेयर जो देंगे जोरदार रिटर्न, उन स्टॉक्स पे, उन टॉप पिक्स पे फोकस होगा। साथ में साल की पहली सीरीज है, आज पहला कारोबारी सत्र है, कैसे ट्रेड करें ये बताएंगे। पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल सस्ता हो गया है, तो तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और एविएशन सेक्टर में क्या करें। बिक्री के आंकड़े आज आने वाले हैं ऑटो कंपनीज के, और चेन्नई में जो फ्लड आया था या फिर दिल्ली में जो ऑड इवन फॉर्मूला आया है, उसके चलते नर्वसनेस थी बीते दिसंबर में। आज आंकड़े क्या कहते हैं उस पर नजर होगी। एफएनओ में 4 शेयर आज से शामिल हुए हैं, इनकी में क्या स्ट्रैटेजी हो, और आखिरी में हलचल वाले शेयरों पर हम आप कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा ऐसे शेयरों पे आज आपको सलाह दें। लेकिन चलिए शुरुआत में फोकस कमोडिटी मार्केट्स में। और कमोडिटी मार्केट्स के लिए नया साल कैसा रह सकता है, ये सवाल पूरे बाजार के माहौल को गर्म किया हुआ है, क्योंकि पिछला साल कमोडिटी बाजार के लिए गिरावट भरा था। पूरे साल के दौरान कच्चे तेल में 35 से 45% की भारी गिरावट दर्ज हुई। ब्रेंट क्रूड $67 से गिरकर $37 के स्तर पर आ गया। नेचुरल गैस में 50% और सोने और चांदी में 10 से 12% की गिरावट दर्ज हुई। सोने के लिए लगातार तीसरा गिरावट वाला साल रहा है। 2015 में बेस मेटल्स की भी हवा निकल गई। निकेल जहां 40% टूटा, वहीं कॉपर में 25% की गिरावट आई है। एल्यूमिनियम और लेड में भी गिरावट देखने को मिली है। दरअसल इस दौरान डॉलर करीब 9% मजबूत हुआ है। हालांकि एग्री कमोडिटीज में चीनी और दालों में जोरदार तेजी देखने को मिली है, और साल के दौरान इसमें 50 से 70% का उछाल आया है। कपास, सरसों और सोयाबीन भी बढ़त बनाने में कामयाब रहे, लेकिन मसाले और ग्वार में गिरावट आई। आज ग्लोबल मार्केट्स बंद है। हालांकि घरेलू कमोडिटी बाजार 10 से शाम 5 बजे के बीच खुला रहेगा। देखते हैं घरेलू कमोडिटी मार्केट की शुरुआत किन लेवल्स के आसपास होती है। सबसे पहले आज जैसी शुरुआत होगी, कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पर आएगा, और इंटरनेशनल मार्केट्स में कल कच्चे तेल में उछाल देखने को मिला था। क्यों उछाल आया था? क्योंकि अमेरिका का जो वीकली रिग काउंट का डेटा आता है, रिग्स के नंबर्स का डेटा आता है, उसमें फिर से 2 रिग का फॉल देखने को मिला था, तो उसके चलते उछाल था। लेकिन ये लगातार बैक टू बैक दूसरा साल होगा जब कच्चे तेल में कमजोरी, और इनफैक्ट इस साल की शुरुआत का जो पहला टिक आया है 1% का दबाव, 23 रुपए नीचे 2470 के लेवल्स पर इस समय कच्चे तेल में शुरुआत होती हुई, और ये बैक टू बैक दूसरा साल है दबाव का। ये दबाव क्यों आया है कच्चे तेल में इस पूरे साल? 2 बड़ी वजह है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ध्यान रखिए, सऊदी अरेबिया या फिर तमाम ओपेक प्रोड्यूसिंग नेशन जो है, जो तेल के उत्पादन करते हैं, डिमांड और सप्लाई का गेम रहता है। इस समय पूरी तरह से सप्लाई का तवज्जो है, और किसी ने भी प्रोडक्शन कट नहीं करे, उसी का दबाव बना। शेक और शेल का वॉर था, यानी कि अमेरिका में जो शेल गैस का उत्पादन बढ़ रहा था उसको दबाने की कोशिश थी, और इस चक्कर में ओवर सप्लाइड ये मार्केट्स थे। पूरा साल कमजोर रहा है। शायद 2016 की शुरुआत में भी इसी के चलते आपको दबाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ईरान का क्रूड भी जल्द मार्केट में आएगा। ओवर सप्लाइड ऑलरेडी है, डिमांड को लेकर कंसर्न्स बने हुए। एक्सपर्ट से लेकिन आगे बातचीत करेंगे। कच्चे तेल के अलावा आपकी स्क्रीन पर नेचुरल गैस, इंटरनेशनल मार्केट्स में कल उछाल था, आपको याद होगा 5-5.5% के आसपास का। आज भी हरे निशान के साथ शुरुआत होती हुई 20 पैसे की उछाल 156 रुपए के ऊपर इस समय नेचुरल गैस में कामकाज होता हुआ। बुलियन लगातार 3 साल डिसअपॉइंट किया है। बीते साल भी 10 से 12% के आसपास की कमजोरी देखने को मिली थी। 6 साल के लोज के आसपास ये कमोडिटी कामकाज कर रही है, और इस समय भी आपकी स्क्रीन पर एकदम सपाट शुरुआत होती हुई इस नए साल की। बुलियन मार्केट्स में क्यों दबाव आया था? पूरी तरह से फेडरल रिजर्व, ध्यान रखें, ब्याज दरें बढ़ाने का जो खतरा तलवार लटकी हुई थी, उससे पूरी तरह नर्वसनेस के साथ कामकाज, और फाइनली दिसंबर में फेडरल रिजर्व ने घोषणा कर दी 25 बेसिस पॉइंट दरें बढ़ाने की। और इनफैक्ट इस नए साल 2016 में भी ध्यान रखें लगातार दरें बढ़ने के संकेत हैं, तो सोने या फिर बुलियन मार्केट्स के लिए अभी भी दबाव की बात रहेगी। 2016 देखना होगा कैसा रहता है फिर फाइनली। लेकिन आपकी स्क्रीन पर अब बेस मेटल्स आएंगे, और बेस मेटल्स की बहुत तगड़ी पिटाई हुई है पूरे पिछले साल, और खास तौर पे चीन जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है बेस मेटल का, क्योंकि उसमें हमने देखा धीमापन उसकी अर्थव्यवस्था में आता हुआ, स्लो डाउन आता हुआ, उसका तगड़ा इंपैक्ट यहां पे देखने को मिला है। निकेल 40, कॉपर 25, एल्यूमिनियम 20% का दबाव था, और आज आपकी स्क्रीन पर शुरुआत होती हुई आज लाइट वॉल्यूम का दिन वैसे भी एक्सपेक्टेड है, ज्यादा कामकाज होने नहीं वाला।
आपकी स्क्रीन पे एकदम सपाट ओपनिंग होती हुई। एग्री कमोडिटीज क्विकली आपकी स्क्रीन पर आएंगी नए साल में, वहां पे शुरुआत कैसे हो रही है। सोया ऑयल 70 पैसे नीचे खुलता हुआ 616 रुपए 60 पैसे के लेवल्स पर इस समय कामकाज होता हुआ। इसके अलावा सोयाबीन में हम देख रहे हैं 23 रुपए का दबाव, ऑलमोस्ट 2/3% की कमजोरी। मस्टर्ड सीड 2/3% से ज्यादा का दबाव, 29 रुपए नीचे खुलता हुआ। चने में 5 रुपए के आसपास का उछाल है। आपकी स्क्रीन पर 4812 के लेवल्स पर इस समय कामकाज होता हुआ। वीट आधे % का उछाल, 7 रुपए ऊपर एक कमोडिटी खुलती हुई। चीनी में हम देख रहे हैं 4 रुपए का उछाल, और चीनी तो बीते पूरे साल एक ऐसी कमोडिटी जिसने तगड़े रिटर्न्स दिए हैं। कोरिएंडर में 2/3-3/4% से ज्यादा का दबाव है, 56 रुपए नीचे ये कमोडिटी खुलती हुई। जीरा में 105 रुपए का कमजोरी, 3/4% का दबाव, 14,335 के लेवल्स पर इस समय कामकाज। कैस्टर सीड प्राइस वॉल्यूम एक्शन पिकअप नहीं हुआ है, ये प्रीवियस क्लोजिंग लेवल्स आपकी स्क्रीन पर 3740 के लेवल्स पर इस समय कामकाज। और फाइनली रुपए पे एकदम कंसोलिडेशन मोड में रुपया लगातार आपको नजर आएगा। लेकिन चलिए कमोडिटी मार्केट्स के ओपनिंग पे, इनफैक्ट इस पूरे साल की आउटलुक पर और आज की ट्रेडिंग रणनीति पर बात करने के लिए हमारे साथ दो बेहद इंपॉर्टेंट गेस्ट जुड़ रहे हैं। पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील और साथ में स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता। आप दोनों का ही स्वागत है और आप दोनों को ही सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम की तरफ से एक हैप्पी न्यू ईयर। बीरेन साहब, सबसे पहले आपके पास कच्चा तेल लगातार दूसरे साल डिसअपॉइंटमेंट था, ओवर सप्लाइड मार्केट्स हैं, अभी भी कोई इंडिकेशन नहीं है कि ओवर सप्लाइड मार्केट्स कुछ बदलती हुई तस्वीर नजर आएगी। ऐसे में 2016 कच्चे तेल के लिए कैसा रहेगा और आज कोई ट्रेड बनाऊं? आज भी मार्केट तो डेफिनेटली बेरिश लग ही रहा है, लेकिन शाम के सत्र में कारोबार नहीं होगा और क्रिसमस का जो एक्सट्रीमली थीन ट्रेड है तो बेटर है कि दूर रहे। बाजार तो 365 दिन चालू रहने वाला है। जब नॉर्मल मार्केट होंगे 2 जनवरी के आसपास तब काम करना चाहिए। तो चलिए थोड़ा वेट एंड वॉच रखें। लेकिन मैं रूपा आपसे जानना चाहूंगा, कुछ लोग मान रहे थे जिनसे हमने बातचीत भी करी थी बीते साल के एंड में आते आते कि कच्चा तेल शायद इस साल रिवाइवल दिखा दे, बहुत ज्यादा पिटाई हो चुकी है। क्या आप लोग इस पे बेट कर रहे हैं? क्या इन लेवल्स पे कच्चे तेल में क्या कहीं खरीदारी लंबी अवधि के लिहाज से मौके देती है? कच्चे तेल की कैसी रेंज देख रहे हैं इस पूरे साल में आप लोग? रूपा जी, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मृति कमोडिटीज की तरफ से सीएनबीसी आवाज को और उसकी पूरी टीम को हमारी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और सीएनबीसी आवाज के सभी व्यूअर्स को भी स्मृति कमोडिटीज की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जहाँ तक कच्चे तेल का सवाल है, कच्चे तेल में अब लगातार हम प्रेशर देख रहे हैं। डिमांड और सप्लाई का कंसर्न तो बना ही हुआ है, लेकिन अभी जो लॉन्ग टर्म अवधि के लिए अगर बाय की तरफ देखा जाए तो हमें लगता है कि अभी थोड़ा सा और वेट करना चाहिए, क्योंकि नीचे में एक्सपेक्टेड है कि अभी जिस तरीके से कच्चा तेल $36 के आसपास चल रहा है, तो हमें एक्सपेक्टेड है कि नीचे में $30 हो सकता है कि हमें देखने को मिले। अगर $30 के आसपास मार्केट आता है तो वहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग पोजीशन लेकर चलने के लिए। अभी स्टिल वेट करें, क्योंकि बाजार को कंसोलिडेट होने दें, क्योंकि अभी जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है उसके चलते रिस्की हो सकता है इन लेवल्स के ऊपर बाइंग। तो आई थिंक वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाना चाहिए और $30 के आसपास आए तो वहां से बाइंग इनिशिएट कर देना चाहिए। ओके, अच्छा बीरेन जी, नेचुरल गैस हालांकि पूरे साल ईयर ऑन ईयर तो दबाव रहा है, लेकिन साल के अंत में आते आते एक बड़ा तगड़ा उफान, बड़ा तगड़ा उछाल आया है। कैसे प्ले अप करूं इस कमोडिटी को सर? साल की शुरुआत में क्या अभी भी खरीदारी करने के मौके मिल रहे हैं? टेम्पररी इसमें बाइंग में जा सकते हैं। फॉर ए वाइल 139, 144 है वो फ्लोर है, तो 148, 152 के बीच में बाइंग किया जा सकता है। 137 थोड़ा सा वाइडर स्टॉप क्लोज होना चाहिए और टारगेट भी काफी अच्छा मिल सकता है। 177 से 182 तक पोजिशनल कॉल है डेफिनेटली। ओके, तो नेचुरल गैस में पोजिशनल कॉल के लिहाज से, पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से खरीदारी करने के मौके ढूंढे जा सकते हैं। लेकिन रूपा जी, सोना पिछले 3 सालों से डिसअपॉइंट कर रहा है। तमाम जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हमारे सामने आए, उसके बावजूद यहां पे कोई खरीदारी देखने को नहीं मिली। और मेरे ख्याल से 2016 में तो हर क्वार्टर शायद फेड ब्याज दरें बढ़ाने का सिलसिला कंटिन्यू रखे। ऐसे में सोने के लिए क्या ये पूरा साल फिर से दबाव भरा होगा? शायद ये लगातार चौथा साल जब हम नेगेटिव रिटर्न्स देखें। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सेंटीमेंट बनते हुए हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर, उसके चलते तो लग रहा है कि सोने का ये वाला साल भी जो है वो नेगेटिव रिटर्न वाला रह सकता है। क्योंकि देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी डिमांड जो है वो बिल्कुल भी अब नहीं निकल रही है और उसका असर जो है हमें घरेलू बाजारों पर भी दिखाई दे रहा है। और हमें लगता है कि ये वाला साल जो है वो सोने के लिए निराशाजनक रह सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बाजार $1,100 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाजारों में अगर यहाँ से भी और गिरावट बढ़ती है तो हो सकता है 1040 से लेके $1,000 तक के लेवल भी हम देख सकते हैं इस ईयर के अंदर।
तो अभी जो रेंज बाउंड लग रहा है मार्केट, वो लग रहा है कि $1050 से लेकर $1080 के अराउंड जो है वो एक बार सस्टेन करता हुआ हम बाजारों को देख सकते हैं 1 से 2 महीने के अंदर। लेकिन कोई बहुत ज्यादा अभी तेजी की उम्मीद सोने के अंदर नहीं है। तो जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर दबाव लगातार है, उसके चलते लग रहा है कि भारतीय बाजार भी निराशाजनक रह सकते हैं इस साल। तो सोने के अंदर अभी खरीदारी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सोने के अंदर वेट करें, अगर जिसके पास अगर है फिजिकल में, तो हमें लगता है कि जो भी प्राइसेस ऊपर में मिले वहां पर एक बार एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि बाजारों के अंदर अभी और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। अच्छा रूपा जी, बेस मेटल्स की बहुत तगड़ी पिटाई हुई। खैर वो ग्लोबल स्लोडाउन और खास तौर पे चीन में जो स्लोडाउन का खतरा बना था, या एक्चुअली स्लोडाउन देखने को मिला था, उसके चलते यहां पे बहुत तगड़ा प्रेशर आया था। अब काफी हद तक चीन के इक्विटी मार्केट, चीन की अर्थव्यवस्था काफी दिनों से ऐसी कोई खबरें नहीं आ रही हैं, तो लग रहा है शायद कंसोलिडेशन जोन में है, शायद वो गिरावट थमने के संकेत आ रहे हैं। क्या ऐसा कुछ आप भी भांप रहे हैं? और फिर बेस मेटल्स का आउटलुक 2016 के लिए कैसा रहेगा? आपकी टॉप बेट्स इस बेस मेटल पैक में कौन सी होंगी? देखिए, बेस मेटल पैक में अभी जो है जिस तरीके से सेंटीमेंट बन रहा है, उसके चलते जरूर एक रिकवरी हम देख रहे हैं, और मार्केट में सेंटीमेंट भी है कि एक पॉजिटिविटी देखी जा रही है चाइना की मार्केट के अंदर। तो उसके चलते एक तेजी का रुझान बना हुआ है, और अभी एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा मार्केट सस्टेन कर सकता है इन लेवल्स के आसपास। डेफिनेटली बेस मेटल के अंदर अभी कॉपर में बाइंग करके चल सकते हैं। हमें एक्सपेक्टेड है कि कॉपर एक बार ऊपर में 325 से 330 तक का लेवल जो है वो टच कर सकता है। अब ये जो आपका फरवरी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तो एक्सपेक्टेड है कि बाजारों में एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी बहुत ज्यादा तेजी का रुझान अभी नहीं है मार्केट के अंदर। लेकिन स्टिल जो रिकवरी है, उस रिकवरी के चलते डेफिनेटली बेस मेटल्स के अंदर अब बाइंग पोजीशन बनाना है। तो रिकवरी को ही प्ले अप करें, कोई तेजी का रुझान नहीं है, लेकिन अभी खरीदारी करने के मौके होंगे और कॉपर में खरीदारी कर सकते हैं। वीरेंद्र जी, एक आखिरी सवाल, एग्री कमोडिटी। लास्ट ईयर मैं देख रहा था चीनी, चना, अरहर 50 से 70% के पॉजिटिव रिटर्न्स आए। दूसरी तरफ धनिया, ग्वार 30-35% डुबा दिए मेरे। एग्री कमोडिटीज में आपकी 2016 की टॉप पिक्स और आज ट्रेडिंग के लिए आज से कहां पे नजर रखूं? लॉन्ग टर्म में मुझे कॉटन केक में मुझे ऐसा लग रहा है कि फंडामेंटली डेफिसिट स्टोरी है, तो बाई स्टोरी है। इसमें लॉन्ग टर्म बाई किया जा सकता है। आज के दिन अगर ट्रेड करना है तो मैं सोयाबीन शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा करंट लेवल से। जैन 1 का 3690 का स्टॉप लॉस रहेगा और 3610, 3580 का टारगेट रहेगा। 2-3 दिन की वैलिडिटी है। ओके, तो सोने में शायद प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। कॉपर में रिकवरी देखने को मिल रही है, तो शायद खरीदारी करने के मौके होंगे, लेकिन यहां पे कोई लॉन्ग टर्म मोमेंटम अभी नहीं नजर आता। कॉटन, केक, एग्री कमोडिटीज में खरीदारी करने के मौके होंगे जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में। ट्रेडिंग के लिहाज से आज के लिए सोयाबीन, जहां पे आप चाहे तो शॉर्ट करने के मौके ढूंढ सकते हैं। तो ये कुछ कमोडिटीज 2016 और आज की ट्रेडिंग सेशन के लिहाज से। वीरेंद्र जी, रूपा जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए आज वक्त निकालने के लिए। एक बार फिर से आप दोनों को ही नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, साथ ही 2016 के दमदार शेयरों पर बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, लेकिन मार्केट का जायजा लूं इससे पहले हम आपको बता दें इस समय बाजार के मौजूदा हालात में वो ट्रेडिंग आइडिया जिसमें आप शानदार कमाई कर सकते हैं। इस समय का तत्काल ट्रेड आपकी स्क्रीन पर। नीरव अखारिया, जो कि सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं ग्लोब कैपिटल के, उनका मानना है रिलायंस कम्युनिकेशन में आप खरीदारी करके चले। याद रखें, लास्ट साल के एंड में हमने देखा तमाम एडीजी ग्रुप कंपनीज पे अच्छा रुझान था, तगड़ी खरीदारी थी। आरकॉम में वो खरीदारी शायद सस्टेन हो। 93 के टारगेट ट्रेड के लिहाज से और 87 के स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन को अप्रोच किया जा सकता है। तो रिलायंस कम्युनिकेशन तो एक तत्काल ट्रेड का आइडिया था, लेकिन साल 2016 का आगाज हो चुका है, आज से शुरुआत हो चुकी है। साल 2016 के लिए हम और आप सब जानना चाहते हैं कि कौन से वो दमदार शेयर रहेंगे, कौन सी वो बेहतरीन पिक्स रहेंगी जो इस साल हमें जबरदस्त रिटर्न्स दे सकती हैं। इन्हीं पिक्स पे बात करने के लिए आप रेलिगेयर सिक्योरिटीज के जयंत मांगलिक साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयंत जी, स्वागत है सिंधी से आवाज पर आपका, और आपको भी नववर्ष की सर हार्दिक शुभकामनाएं सिंधी से आवाज की पूरी टीम की तरफ से। पहले तो मैं पिक्स पे जाऊं उससे पहले 2015 जो बीता साल था सर, अगर इंडेक्स के लिहाज से देखें तो डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ आया है। नेगेटिव रिटर्न 4-5% के आसपास का दबाव था। हालांकि एक आर्गुमेंट हो सकता है कि ब्रॉडर मार्केट्स में अच्छा मोमेंटम था, कई शेयर बेहतर थे, तो पोर्टफोलियो इतना बिगड़ा नहीं जितना हेडलाइन नंबर्स दिखाते हैं। 2016 कैसा रहेगा? क्या एटलीस्ट ये कॉन्फिडेंस है कि 2015 से एक बेहतर साल होगा? धन्यवाद और नववर्ष की शुभकामनाएं आपको सबको CNBC पर।
सी 2015 और 2016 मैं समझता हूं 2015 के जो बड़े आइटम थे वो 2016 में भी स्पिल ओवर करने वाले हैं। तो मैं इसमें दो बड़े आइटम हैं, एक तो जो ज्योग्राफीज में हुआ था, यूएस में फेड रेट बढ़ा है, ईसीबी यूरोप में इंटरेस्ट रेट घटे, और चाइना जो किसी ने सोचा नहीं था इतनी ग्रोथ घटेगी, उसकी इतनी ग्रोथ घट गई। और दूसरा जो कमोडिटीज में हुआ, तो कमोडिटीज में अक्रॉस द बोर्ड कमोडिटीज में इतने सारे प्राइसेस जो घटे हैं, ये भी किसी ने सोचा नहीं था, और उसमें ऑफ कोर्स चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर रहा है। यही दो चीजें हैं जो 2016 को इन्फ्लुएंस करने वाली हैं, और जो चीज इनमें सही हो गई, सपोज डिमांड काफी बढ़ जाता है तो उससे काफी फर्क पड़ जाएगा। तो मैं समझता हूं मगर जो निवेशक हैं उनको उस तरफ ना देखते हुए उन्हें इस चीज पे ध्यान रखना चाहिए कि जो स्पेसिफिक शेयर हैं वो मेजर मार्केट के मूव पे ना डिपेंड करते हुए खुद कैसे ये बिजनेसेस चलेंगे, और वो सही रहेगा। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें 2016 में, हेडलाइन नंबर्स निफ्टी के उस पर मत जाएं, शायद स्टॉक मौके देंगे। और रिलीजियस सिक्योरिटीज के इनफैक्ट मेरे पास 4 ऐसे टॉप 2016 के आइडियाज हैं, बेट्स के लीजिए जो ये रिकमेंड कर रहे हैं। मांगिंग साहब एक एक करके इन पर टच अपॉन करना चाहूंगा। पहला पिक है आपका हमारा राजा बैटरीज, अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, अपने पीयर के मुकाबले तो कहीं प्रीमियम पर अभी कामकाज कर रहा है, अभी भी दमखम है। जी बिल्कुल। तो अव्वल तो ये जो 4 हमने कैसे सिलेक्ट किए मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, क्योंकि उससे थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। तो इसमें हमने नंबर्स के तौर पे 3 खास चीजें देखी हैं। एक तो लेवरेज का ऋण, कोई लोन जितना कम हो उतना अच्छा है, और हो तो किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सेकंड, उसके जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो सही होने चाहिए, और थर्ड जो उसका कैश फ्लो है, उसको कैश फ्लो में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब रोकड़ा आ रहा है, खर्च हो रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि कैश फ्लो की कोई प्रॉब्लम हो। दूसरी तरफ जो सब्जेक्टिव आइटम्स हैं उसका ब्रांड, कोई नई कंपनी नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला हमें 2016 में थोड़ा और ध्यान रख के करना है इन्वेस्टमेंट, तो ब्रांड प्रोवन होना चाहिए, उसका जो एक्सपेंशन प्लान है वो साफ होना चाहिए कि वो कैसे पैसे बनाएगा, और उसका जो प्रोडक्ट का डिमांड है वो एकदम क्लियर होना चाहिए किसी को कि हाँ ये चीज बिकती है ऑलरेडी या नहीं, बाजार में कोई जानता है या नहीं इस बात को। तो ये 6 जो आइटम है, इसमें आप अगर अमर राजा बैटरी से शुरू करें तो उसकी जो लेवरेज है, उसका जो उसमें डेट कुछ है नहीं, उसने कोई लोन उसकी बुक्स में है नहीं, तो वो एक उसके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। उसके जो मार्जिन हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन, वो 10% से ऊपर है, जो कि एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन है, और ये नया नहीं है, ये कुछ सालों से इस रेंज में चल रहा है। थर्ड, इसके कैश फ्लो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ब्रांड जो है ये अपनी इंडस्ट्री में एक्साइड से कम्पीट करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कंज्यूमर्स हैं वो जानते हैं, जो इंडस्ट्री में जो लोग हैं वो जानते हैं, जो रिटेलर्स हैं इनके, वो बहुत प्राउड है इनके साथ एसोसिएट होने में। और जो डिमांड है वो अब आएगा मेनली ऑटो सेल्स। तो हमें पता है कि ऑटो सेल्स की अब डिमांड बहुत बढ़िया चल रही है, तो ऑटो सेल्स में आएगा। और दूसरा जो इंडस्ट्रियल डिमांड भी है बैटरीज के लिए वो बढ़ रहा है, तो ये आंकड़े जो हैं ये बहुत क्लियर दिखा रहे हैं इसमें है। तो इसको केटर करने के लिए अमर राजा ने 2 चीजें करी हैं। एक तो जो ये 2 व्हीलर बैटरी बनाते हैं, इनकी जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसको डबल कर रहे हैं, और दूसरा जो ट्यूबुलर बैटरीज होती हैं इंडस्ट्रियल साइड के लिए वो उसका प्लांट सेटअप कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो सारी चीजें हैं वो सेट हो रही हैं इसके लिए, और इसीलिए ये अच्छा निवेश है। तो अमर राजा बैटरीज पहली टॉप पिक है, ध्यान रखिए एमेरॉन लास्ट लॉन्ग रियली लॉन्ग वो एडवर्टीजमेंट आता है, वो ब्रांड इसी अमर राजा बैटरीज का है। मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जा रहा हूं सर आपकी 4 पिक्स पे। अगले है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, एक और ऐसा स्टॉक जिसने मार्क्ड आउट परफॉर्मेंस दिखाया, 1 साल नहीं पिछले 3 सालों से मुझे याद है 80 से 100% के रिटर्न्स दिए हैं, अभी भी पसंद आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने कहा सबसे पहले जो उसका ब्रांड है उसको कहीं इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं 100 साल से पुरानी कंपनी है, बिस्किट्स में बहुत बढ़िया है, और ये अब सुपर प्रीमियम में जा रहे हैं जहां की कंपटीशन नहीं है, और इसके मार्जिन बहुत अच्छे हैं। अगेन कोई ऋण नहीं है, कोई डेट नहीं है इनकी बुक्स में, मार्जिन इनके बहुत बढ़िया है, 10+% पे चलते हैं, कैश फ्लो में प्रॉब्लम नहीं है। इनका जो डिमांड है वो अभी तक ना 60% अर्बन मार्केट से आ रहा था, अब ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड कर रहे हैं रूरल में भी, ताकि ये एडिशनल सेल्स वहां से आ जाएं, और जो कि आई थिंक एक बहुत टाइमली स्टेप है, क्योंकि रूरल मार्केट्स में इन चीजों की, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड बढ़ती जा रही है। और लास्ट जो इनका जो एक्सपेंशन प्लान है, इसमें ये चित्तूर आंध्र प्रदेश में एक एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट बना रहे हैं, जिसमें इनके जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है एसेंशियली वो कम हो जाएगी,
और मार्जिन में मैं ये भी कहना चाहूंगा, देखिए अभी इनके जो इनपुट्स ऑलरेडी लगते हैं उसके कुछ कमोडिटीज के दाम कम हो गए हैं, तो या बढ़े नहीं है, तो उसकी वजह से इनके जो मार्जिन हैं वो इस साल थोड़े से बेहतर हो जाएंगे। ओके। जैन जी एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लूंगा, हमारे साथ बन रही। अब तक हमने जैन जी की 2 टॉपिक्स डिस्कस करी, हमारा राजा बैटरीज और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। 2 पिक्स और बाकी हैं, वो कौन सी 2 टॉप आइडियाज हैं 2016 में इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से, वो जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। हमारा ये मानना है कि जो 2015 में जो थोड़ा बहुत काम बच गया वो 2016 में जरूर पूरा होगा। 2015 में बाहर से भी थोड़े बहुत चैलेंजेस थे, चाइना के स्लो डाउन थे, थोड़े करेंसी में काफी ऊपर नीचे हुआ ग्लोबली, कमोडिटीज में भी काफी जोर से गिरावट आई, बट 2016 एक ज्यादा स्टेबल बाजार माहौल होगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम भारतीय बाजारों का एक क्विकली चेक ले लीजिए। एक सुस्ती के साथ कामकाज होता हुआ, हालांकि आज बहुत लो वॉल्यूम डे होगा, पार्टिसिपेशन कम होगा, दुनिया भर के ज्यादातर तमाम इक्विटी मार्केट्स आज कामकाज नहीं कर रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट्स में चुनिंदा मार्केट्स जो आज कामकाज कर रहे हैं उनमें से एक हम है। लेकिन चलिए हम डिस्कस कर रहे हैं इस समय 2016 की टॉप इन्वेस्टमेंट आइडियाज की। रेलिगेयर सिक्योरिटीज के प्रेसिडेंट जयंत मांगलिक साहब हमारे साथ बने हुए हैं। अब तक हमने बात करी हमारा राजा बैटरीज और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की। 2 और पिक्स हैं इनके पोर्टफोलियो में इस समय जो बेट कर रहे हैं। एक है सेंचुरी प्लाईबोर्ड सर, एक और ऐसा मल्टीबैगर आइडिया जो ऑफ लेट बहुत तगड़ा मोमेंटम दिखा चुका है। क्यों पसंद आ रहा है अभी भी ये, और क्या प्राइस में तमाम पॉजिटिव्स हाईलाइटेड अभी भी नहीं है? ये एक्चुअली ये बढ़ गया था, अब घट गया है और एक और अपॉर्चुनिटी आ गई है इसको खरीदने की, मगर मैं थोड़ा विस्तार में आपको बताता हूं। सेंचुरी प्लाईबोर्ड, इसका ब्रांड जो है वो मार्केट में बहुत अच्छी तरह लोग जानते हैं इसे, इंडस्ट्री में भी और कंज्यूमर स्पेस में भी, और ये प्लाईबोर्ड बनाते हैं और इन्होंने फर्नीचर रिटेल का भी काम शुरू किया है मॉड्यूलर किचन के साथ। तो इनका सेंचुरी प्लाईबोर्ड का एक ब्रांड है, एक ब्रांड सैनिक का है जो ये रूरल एरियाज में और जो लो कॉस्ट एरियाज हैं उसमें फोकस करते हैं, और फाइनली एक नेस्टा ब्रांड है जो फर्नीचर और मॉड्यूलर किचन का, जो ये सिर्फ साउथ एंड ईस्ट में लॉन्च किया है, वो एक बहुत हाई मार्जिन आइटम है। तो कुल मिला के अगेन हमारे प्रिज्म में डालें तो इसकी डेट है, मगर इसका डेट इक्विटी रेशियो काफी कम है। तो और इसके तो रीसेंट करेक्शन में ख्याल से खरीदारी करने के एक बार फिर से री एंट्री करने के मौके दे रहा है। सर समय कम है इसलिए लास्ट स्टॉक पे आना चाहूंगा आपके, अब वो सोमानी सिरामिक्स, ये भी आपको पसंद है, क्यों? जी हाँ, इसका भी ब्रांड बढ़िया है और इसका डेट है, मगर ये ठीक चल रहे हैं। मगर आप कुल देखें तो स्वच्छ भारत की वजह से और जो CSR के खर्चे जो अभी बढ़ गए हैं कंपनीज की तरफ से, तो और जो 7th पे कमीशन का भी अभी आया है, ये सब जो चीजें हैं ये मिलकर बहुत सारी डिस्क्रिशनरी इनकम लोगों तक पहुंच रही है। इसकी वजह से जितने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट पे भी आएगा ये, और पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पे भी आएगा। तो ये अपने आप में एक नया डिमांड क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से जो डिस्क्रिशनरी इनकम है ये इन चीजों में जरूर जाएगी। तो चाहे सेंचुरी है, चाहे सोमानी सेरेमिक्स है, काफी जो स्पेंड है इनकी तरफ जाएगा, और उसकी वजह से मैं समझता हूं दैट इनका जो ग्रोथ स्टोरी है वो काफी इंटैक्ट रहेगा। चलिए, तो ये 4 टॉप बेट्स आते हुए जो तमाम पैरामीटर्स जयंत ने हाईलाइट करे थे उन पे खरी उतरती हुई कंपनीज। हमारा राजा बैटरीज कल की क्लोजिंग से 18% का अपसाइड नजर आता है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 3600 के टारगेट्स यानी कि 21% का अपसाइड। सेंचुरी प्लाईबोर्ड 24% का अपसाइड, टारगेट 210 का। और सोमानी सेरामिक्स 455 का लक्ष्य यानी कि कल की क्लोजिंग से 15% का अपसाइड। जैन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए आज वक्त निकालने के लिए, और ये न्यू ईयर पिक्स हमारे साथ आज के इंपॉर्टेंट दिन शेयर करने के लिए। लेकिन चलिए, इस खास पेशकश में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वायदा बाजार यानी कि F&O मार्केट्स पर स्ट्रैटेजी और दर्शकों के सवाल के जवाब लेंगे। हेमंत गई के साथ होंगे किरण जाधव और सिमी भामी। जनवरी सीरीज की सुस्त शुरुआत, सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में कर रहे हैं कारोबार। हालांकि मिड कैप में खरीदारी, चीनी और एविएशन शेयरों ने दौड़ लगाई। कमजोर रह सकता है दिसंबर महीने के ऑटो बिक्री के आंकड़े। दिल्ली में डीजल कारों पर बैन और चेन्नई में बाढ़ का दिख सकता है असर। नवंबर में ग्रोथ को लगा झटका, कोर सेक्टर में ग्रोथ नेगेटिव 1.3% हुई। स्टील सेक्टर का सबसे खराब प्रदर्शन। देश को नए साल का तोहफा, पेट्रोल 63 पैसे तो डीजल 1 रुपए से ज्यादा सस्ता।
दिल्ली में सीएनजी मिलेगी 1.5 रुपए सस्ती। आज से दिल्ली में 15 दिन के लिए ऑड इवन फॉर्मूला लागू, नियम तोड़ने पर 2000 रुपए का देना पड़ सकता है जुर्माना। नमस्कार, मैं हूं हेमंत खै। आप सबको नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। ट्रेडर्स हॉटलाइन में अगले आधे घंटे तक हम आपके सवालों के जवाब देंगे। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे और आप एक हेल्पलाइन नंबर नोट करिए और यहां पर आपको फोन करना है। जी हाँ, 1800-209-7890 है हमारा हेल्पलाइन नंबर और इस नंबर पर फोन करके आपके सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे। बाजार पर नजर डालिए। आप देखिए 27 अंक की गिरावट के साथ सेंसेक्स ट्रेड करता हुआ 13 अंक नीचे। इस समय निफ्टी ट्रेड कर रहा है 7900 के स्तर को, लेकिन होल्ड कर रहा है। मिड कैप्स में एक्शन भरपूर है, 1% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है मिड कैप इंडेक्स में। और आप देखिए इसी के चलते आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहतर दिखेगा। एक गिरने वाले शेयर के सामने 3 बढ़ने वाले शेयर हैं, लेकिन वॉल्यूम्स ठंडे हैं। जी हाँ, शुक्रवार है, साल का नया पहला ट्रेडिंग सेशन तो है ही, लेकिन आप देखिए क्योंकि कल 31 की पार्टी करके अभी भी लोग छुट्टी के मूड में हैं, लंबा वीकेंड मनाने के मूड में, इसलिए आप देख सकते हैं एक्शन काफी कम है। दुनिया भर के बाजार में ज्यादातर कारोबार बंद है, नहीं हो रहा है, छुट्टी का माहौल है, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी कम है, घरेलू संस्थागत निवेशक भी ज्यादातर छुट्टी के मूड में ही है। लेकिन आप देखिए टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में दबाव देखने को मिल रहा है, बैंकिंग शेयर प्रेशर में आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और ऑटो शेयरों में भी थोड़ा सा प्रेशर देखा जा रहा है। एविएशन शेयरों में जमकर तेजी देखने को मिल रही है। जेट, स्पाइस जेट, जिस तरह से 10% एटीएफ के दाम घटे हैं उसका फायदा मिला है इस पूरे के पूरे पैक को और काफी अच्छी रैली देखी जा रही है। हेवल्स जैसे शेयरों में, रिलायंस कम्युनिकेशन देखिए 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर इस समय ट्रेड करते हुए। SimiBhowmic.com के सिमी भौमिक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट्स के किरण यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। सिमी, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये बताइए नए साल में एक पहला ट्रेड अगर आपको लेना हो निफ्टी में तो किस तरफ का लेना चाहेंगे आज के दिन? Yeah, thank you, Hemant. Good morning. Wish you and all our viewers a very happy new year. Happy, healthy and prosperous new year. Thank you. आज का दिन के लिए अगर निफ्टी में कोई ट्रेड लेना ही है, निफ्टी में अगर लेना है तो लॉन्ग के साथ ही जाना चाहेंगे। निफ्टी बहुत मतलब एक बार के लिए चेष्टा तो कर ही रहा है, 8000 तक जाने का इच्छा भी हो रहा है कि लॉन्ग देने के लिए, पर अभी भी बैंक निफ्टी से उतना पार्टिसिपेशन नहीं है और बैंक निफ्टी जहां पे बैठा है सपोर्ट के आसपास बैठा है पर काफी वीक ही लग रहा है अभी भी, तो इसलिए अभी तुरंत यहां से निफ्टी बढ़ेगा ऐसा उम्मीद नहीं है। पर हेमंत, मेरा सपोर्ट जो है निफ्टी का वो 79.10 से 78.90 के बीच में है। वो सपोर्ट लगातार कई दिनों से निफ्टी होल्ड किया है और आज भी अगर वो सपोर्ट होल्ड करेगा तो मैं लॉन्ग होल्ड ही करूंगी और नीचे खरीदने का ही सलाह दूंगी। और इस बार के लिए मेरा तो टारगेट 79.80 से 8000 का हो गया है, क्योंकि पहले मैं 79.60 से 80 का टारगेट मेरे पास था, जो कि इस सीरीज में मेरा टारगेट था। इस सीरीज में तो आया नहीं, 50 के आसपास का हाई तो बन चुका था, पर मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली मैं ये नहीं कह सकती कि आज ही के दिन के लिए निफ्टी का टारगेट 8000 का होगा, पर ओवरऑल बायस पॉजिटिव रहना चाहिए और 8000 का टारगेट आज अगर नहीं अचीव होगा तो मंडे तक तो हो ही जाएगा ऐसा लगता है, क्योंकि आज ग्लोबल मार्केट्स का कोई सहारा नहीं है ना, हम अपना बलबूता पे ही चलना पड़ेगा, इसलिए उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, पर हम लोग ऊपर ही जाएंगे। चलिए हम लोग ऊपर ही जाएंगे, 8000 का स्तर जरूर देखने को मिलेगा। सोमवार तक गिरावट में खरीदारी करने की राय, यहां से तेजी करने की राय सिमी की निकल कर आई है। किरण, हाय, गुड मॉर्निंग। आपको नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं और आपकी टीम को भी। ये बताइए आप भी क्या तेजी करने के मूड में हैं आज? थैंक यू, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर और सभी दर्शकों को भी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मेरी भी राय यही है, सिमी और मेरी राय में ज्यादा फर्क नहीं है। मैं भी ये मानता हूं कि 7890 से लेके 7890 से लेके 7910 ये बहुत बड़ा सपोर्ट बैंड है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होगा। 7885 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग ट्रेड अगर कोई इनिशिएट करता है तो, और मेरे ट्यूसडे तक के टारगेट 7890 से लेके और भी ऊपर जाने की उम्मीद है। जैसे कि सिमी भी यही कह रही थी कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रहा है, मैं भी पिछले पूरे हफ्ते यही कह रहा था
कि बैंक निफ्टी एक कंसर्न है। पर आज अगर देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर बैंक थोड़े करेक्ट होते नजर आ रहे हैं, पर पीएसयू बैंक थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि नीचे से पीएसयू बैंक थोड़ा सा सपोर्ट दे रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक ज्यादा नीचे नहीं गिर रहे, इसलिए मेरा ये मानना है कि इजीली हम ये टारगेट्स अचीव होते देखेंगे मंडे ट्यूसडे तक। ओके, चलिए तो ध्यान तेजी का ही रखिए। आज खरीदेंगे तो सोमवार को अच्छा फायदा होगा। ये रहा हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की, और काफी सारे दर्शक हैं जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नासिक से गिरीश जी ने हमें फोन किया है। नमस्कार गिरीश जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? हैप्पी न्यू ईयर सबसे पहले आपको। हैप्पी न्यू ईयर आपको। बताइए आपका सवाल क्या है? हैप्पी न्यू ईयर। मैंने दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में SBI बाय किया था 5 लाख। ओके, उन्हें रोल ओवर किया वो कल जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में जी। मेरा खरीदी था 232 रुपए था। हाँ, तो अभी उसे क्या करूँ, बाय करूँ, सॉरी होल्ड करूँ या सेल कर दूँ? चलिए, जनवरी सीरीज का अब आप व्यू जानना चाहते हैं। रोल ओवर आपने कर दिया है, 229 पर आपने खरीदा था। इस समय भाव देख लेते हैं SBI का कहां पर चल रहा है। आप देखिए कैश मार्केट में तो 224 के आसपास चल रहा है। FNO में देखेंगे 225 का भाव है। इनकी खरीद से थोड़ा सा नीचे है ये शेयर। किरण बताइए क्या करना चाहिए, क्या होल्ड करें? हमने देखा है बीता साल तो देखिए PSU शेयरों के लिए, बैंक शेयरों के लिए बेहद कमजोरी भरा रहा। ये जो नई सीरीज की आगाज आज हुआ है, ये बेटर रह सकता है क्या? हेमंत जी, अभी जो चार्ट पैटर्न है आज सवेरे से थोड़ा सा PSU बैंक, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि थोड़े से स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, पर ये मानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रही। पर 226, 227 ये कैश लेवल्स है जहां जिसको आपको बारीकी नजर से देखने चाहिए। अगर 226, 227 के ऊपर SBI चलने लगता है तो मेरे ख्याल से ये इजीली आपको 231, 32 तक जाते हुए दिखेगा। उसके ऊपर जाने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है, तो इन लेवल्स पे वापस एक बार रिव्यू ले ले। पर अभी के लिए होल्ड करने के लिए सलाह होगी, और इसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 224 कैश मार्केट्स का होगा। ओके, इसके अलावा कोई और सवाल भी है आप जो पूछना चाहते हैं? है 9380 के दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे भी रोल ओवर किया। ओके, IDBI बैंक भी आपने रोल ओवर किया है, 9380 पर आपने खरीदा था। सिमी, कैसा लगता है IDBI बैंक आपको? आज खबरों में भी है ये शेयर। देखिए हेमंत, IDBI बैंक ओवरऑल खराब नहीं लगता है। पूरा बैंकिंग सेक्टर में जितना भी स्टॉक है वीक है, पर IDBI में अभी भी मतलब जो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड है वो पॉजिटिव साइड पर ही है, इसलिए मैं उनको होल्ड करने का ही सलाह दूंगी। उन्होंने थोड़ा सा ऊपर में खरीदा है, और ये स्टॉक जो है अगर नीचे आता है तो ये स्टॉक 84, 82 तक का भी करेक्शन दिखा सकता है। अगर उनका मीडियम टर्म का पर्सपेक्टिव है तो 80 के नीचे स्टॉप लगाने के लिए कहेंगे, और 95, 96 का ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक 110, 115, 20 तक भी जा सकता है। तो मेरा टारगेट 110 से 120 का ही होगा मीडियम टर्म का, और स्टॉप लॉस 80 के नीचे मेंटेन करना पड़ेगा। मैं होल्ड करने का ही सलाह दे रही हूँ। होल्ड करिए, अच्छे भाव आपको देखने को मिलेंगे इस सीरीज में। ये राय सिमी की तरफ से निकल कर आ रही है। इसी बीच सतना चलते हैं। सतना से महेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बताइए महेश जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ हेमंत जी, सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को नए साल की बहुत बहुत बधाई हो आपको। महेश जी, आपको भी ढेरों शुभकामनाएं हमारी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से। सर और आपके मार्केट एक्सपर्ट्स को भी। मेरा सवाल ये था इसमें कि मैंने 8000 निफ्टी की कॉल बाय की है, 2 लॉट 80 रुपीज के भाव पे। ओके, तो इसका क्या स्टॉप लॉस और टारगेट रखूं मैं, एक चीज ये। दूसरा, मैं एक्सिस बैंक का कॉल खरीदना चाहता हूँ 480 का, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा मुझे राय दिलवा दीजिए कि खरीदूं या ना खरीदूं, और खरीदूं तो किस रेट पर खरीदूं, कैसा रहेगा उसका आउटलुक। चलिए, दोनों ही राय आपको दिलाते हैं। 8000 का कॉल निफ्टी का खरीदा है 80 के भाव का। देखते हैं इस समय उस कॉल का भाव क्या चल रहा है, लाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे 8000 का कॉल किस रेट पर इस समय ट्रेड कर रहा है। 86 रुपीज 85 पैसे का भाव है इस समय। थोड़ा सा फायदा इनको इस कॉल पर हो रहा है। हमारे दोनों ही एक्सपर्ट देखिए बुलिश हैं, तो पहले सिमी से पूछता हूँ। सिमी बताइए, 8000 का कॉल कहां तक जा सकता है, क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए इन्हें?
देखिए, कॉल के हिसाब से स्टॉप लॉस उनको ही रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं डेरिवेटिव एनालिस्ट नहीं हूं और कॉल का स्टॉप लॉस देना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मैंने निफ्टी का सपोर्ट बताया है, वो स्पॉट लेवल पर मैंने बताया है 79.10 से 78.90 का क्रिटिकल लेवल, वो जब तक होल्ड करेगा तब तक निफ्टी बाई साइड में है। मेरा स्टॉप लॉस मैंने स्पॉट लेवल पर 78.80 का दिया था, तो अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कीजिए आपका स्टॉप लॉस। मेरे ख्याल से 8,000 तक तो निफ्टी को जाना चाहिए, और अगर निफ्टी आज ही 8,000 तक जाए तो आपको अच्छा एप्रिसिएशन मिल सकता है, तो आपको होल्ड करने का ही सलाह होगा मेरा। अब होल्ड कीजिए, जरूर होल्ड कीजिए। किरण, आप बताइए क्या स्टॉप लॉस रखें? 80 का इन्होंने खरीदारी करी है, कहां पर रखें स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस करीबन 45 का रखना चाहिए। जिस हिसाब से सपोर्ट अगर मान के चलते हैं तो 45 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। इसके लिए टारगेट्स बहुत बेहतरीन हो जाएंगे जब ये स्टॉक करीबन 7980 से लेके 8000 तक चले जाएंगे। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है, तो होल्ड करने के लिए सलाह रहेगी। इसके अलावा एक्सिस बैंक में भी खरीदारी करना चाहते हैं, 480 का कॉल ये खरीदना चाहते हैं एक्सिस बैंक का। देखते हैं एक्सिस बैंक का 480 का कॉल इस समय किस भाव पर मिल रहा है, वो लाते हैं और आपको बताएंगे हम। किरण की यहाँ आप देखिए करीब करीब 3 रुपए 85 पैसे पर ये कॉल 480 का जनवरी का इस समय मिल रहा है। खरीदना चाहिए क्या? 480 का बहुत आउट ऑफ द मनी कॉल है, और जैसा ट्रेंड दिखाई दे रहा है उसमें बैंक निफ्टी भी थोड़ा वीकनेस दिखाई दे रहा है। और मेरे ख्याल से अगर एक्सिस बैंक का चार्ट देख रहे हैं तो पिछले 3 दिनों से वो भी करेक्ट होते नजर आ रहा है, तो और भी करेक्शन गहरा सकता है। तो मेरे ख्याल से ये कॉल खरीदने की राय नहीं होगी। चलिए, अब तो ये कॉल सही नहीं है, यहाँ पर आपको खरीदारी नहीं करना चाहिए। तो कौन सा कॉल खरीदना चाहिए फिर किरण? नहीं, अभी कॉल खरीदना ही नहीं चाहिए। अगर एक्सिस बैंक 456 के ऊपर चलने लगता है तो अब आप 450 या 460 का कॉल खरीदना चाहिए। ओके, चलिए फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दिल्ली में आपको मालूम है ऑड इवन लागू हो गया है। आज ऑड नंबर की जो गाड़ियां हैं वो चल रही हैं जिनके और वहां पर हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक साहू जुड़ेंगे ब्रेक के उस पार, और उनसे जानेंगे कि किस तरह का आलम आज देखने को मिल रहा है, लोगों को तकलीफ हो रही है, चालान कितने कट रहे हैं, इस सब पर बात करेंगे हमारे सहयोगी से दीपक से ब्रेक के बाद। अगर ग्लोबल सिचुएशन खराब रही तो इंडिया में एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट नहीं होंगे। मेरा ये मानना है कि अगर ऐसा ही माहौल रहा तो इंडिया में आपको ठीक ठीक रिटर्न मिल जाएंगे 2016 में, लेकिन उतने बेहतरीन रिटर्न नहीं मिलेंगे जो 2014 और 2013 में मिले थे। तो ग्लोबल माहौल कैसा रहेगा उस पर आई थिंक बहुत ज्यादा निर्भर है इंडिया का परफॉर्मेंस। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। बाजार में देखिए सुस्ती भरा कारोबार हो रहा है, लेकिन निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी इस समय देखने को मिल रही है। अब सिर्फ 9 अंक नीचे ही निफ्टी रह गया है, और आप देखिए मिड कैप्स की जो तेजी है वो बढ़ती जा रही है। ADAG पैक सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। आर इंफ्रा आरकॉम ने आज 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर छुए हैं। इसके अलावा हेवेल्स, EKC, मेजिस्को, बाफना फार्मा, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज नए 52 हफ्तों के उच्चतम स्तरों को जोड़ा है। तो छोटे शेयरों में जबरदस्त एक्शन आज के दिन देखने को मिल रहा है। लेकिन आप देखिए दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला आज से लागू हो गया है। पहली बार इस देश में दिल्ली में ये फॉर्मूला लागू हुआ है। ऑड नंबर की गाड़ियां आज चल रही हैं, इवन नंबर की गाड़ियां बाद में चलेंगी। हमारे संवाददाता दीपक साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से ही, और उनसे जानते हैं कि किस तरह का आलम वो इस समय देख रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर। दीपक, हाय, सबसे पहले तो बहुत बहुत नए साल की आपको शुभकामनाएं। ये बताइए कि चालान कट रहे हैं, आज पुलिस कह रही है कोई बात नहीं, पहला दिन है, छोड़ देते हैं, सोमवार से कड़ा रुख अपनाएंगे वो। हेमंत, आपको भी नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पर आज पहला दिन है चूंकि ऑड इवन फॉर्मूले का, और आज जो है ऑड ये नंबर की गाड़ियां जो हैं दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रही हैं। कुल मिला के बात करें तो आज दिल्ली की जनता ने काफी एक सकारात्मक रिस्पांस दिया है। ऑड नंबर की गाड़ियां ही ज्यादा नजर आ रही हैं।
लेकिन इवन नंबर की गाड़ियां नजर आ रही हैं। तो एक बड़ा ही इनोवेशन किया है दिल्ली पुलिस और सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स ने। किसी भी लाल बत्ती पर अगर आप मौजूद रहेंगे तो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स वहां पर इवन नंबर की गाड़ियों को एक लाल गुलाब का फूल देंगे और उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आज जो है चूंकि ऑड नंबर का दिन है तो आप इवन नंबर की गाड़ियां ना चलाएं। लेकिन इसके आगे एक और बड़ा नायाब तरीका निकल के आ रहा है कि रेड लाइट पे वॉलंटियर्स आपको रोकेंगे जरूर, लेकिन अगली लाल बत्ती पर दिल्ली पुलिस के वहां पर जवान तैनात हैं, ट्रैफिक पुलिस मौजूद है चालान काटने को। अगला चालान वहां का कटना श्योर है। ऐसे किस्से अभी तक ऐसे कुछ खास हुए नहीं है, उतने चालान नहीं कटे हैं क्योंकि मैक्सिमम जो दिल्ली के पब्लिक है वो इस ऑड इवन फॉर्मूले को रेस्पेक्ट किया उन्होंने। कुछ हद तक यहाँ पर इवन नंबर से गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन एक तरह से वार्निंग देकर यहाँ पर उनको छोड़ा जा रहा है। कुछ चालान चुनिंदा 1-2 चालान के मामले सुनने में आ रहे हैं कनॉट प्लेस और ITO के आसपास। लेकिन फिलहाल जहां मैं मौजूद हूं लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन जो काफी हैवी डेंसिटी ट्रैफिक वाला जगह माना जाता है, लेकिन चूंकि आज 1 तारीख है, छुट्टी का भी दिन है, कई लोग ऑफिस नहीं जा रहे हैं, तो कुल मिला के ट्रैफिक जो है उतनी यहाँ पर कंजेशन नहीं है। मेट्रो में इनफैक्ट कुछ अमूमन भीड़ होती है सुबह के टाइम पर, उतनी भीड़ मेट्रो में भी नहीं है और रोड में भी उतनी ट्रैफिक यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। जी हेमंत, ये बस शुक्रिया आपका। और ये एक नायाब तरीका जो काफी इंटरेस्टिंग कहा जाएगा कि गुलाब का फूल दिया जा रहा है एक सिग्नल पर और आगे वाले सिग्नल पर पुलिस भी पकड़ रही है। तो देखना होगा कि सोमवार का दिन कैसा रहता है जब ज्यादा भीड़ होगी। लेकिन अच्छा है दिल्ली के लोग इन द स्पिरिट में हैं और इस चीज को बेहतरीन तरीके से फॉलो करें। शुक्रिया आपके पास, हम समय समय पर वापस भी लौटते चलेंगे। लेकिन इस समय चलते हैं अपने दर्शकों के पास और भुज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अल्पेश जी। नमस्कार अल्पेश जी, बताइए क्या सवाल है आपका। नए साल की ढेरों शुभकामनाएं आपको। टीम को नए साल की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से सर, बताइए। थैंक यू। रिलायंस इंफ्रा का फ्यूचर बाय करना चाहता हूँ, तो टॉप लॉस और टारगेट कौन सा रखूं? और ये बताइए रिलायंस इंफ्रा ही अल्पेश जी आपने क्यों चुना है? अभी 1 महीने में और ज्यादा वो तेजी हो गया ना, ये 600 पहले तो बहुत, ये 2-3 साल पहले 1800 का था, तो अभी तो समझ लो फ्री में मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सस्ते वैल्यूएशंस पर मिल रहा है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। आज भी हमने देखा है 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर छुए हैं इस शेयर ने। सिमी, खरीदना चाहिए इस लेवल पर? देखिए हेमंत, एक बात अगर उनका फ्यूचर्स का नहीं होता, अगर कैश का होता तो मेरे लिए संभाल पाना बहुत मतलब इजियर होता, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ज्यादा मोमेंटम दिखा चुका है। लास्ट अगर 3-4 ट्रेडिंग सेशन देखेंगे तो ये स्टॉक 470-80 का लेवल से अभी 570 के आसपास आ चुका है। मतलब एक छोटा सा करेक्शन इसको 540-545 के आसपास ले जा सकता है। तो वहां पे मैं मानती हूँ कि वहां पे एक मेजर सपोर्ट होगा इस स्टॉक के लिए। और अभी कोई भी खराब सिचुएशन में रिलायंस इंफ्रा को 540 का रेंज नहीं तोड़ना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडर है तो कोई यहाँ पे भी ले सकता है, पर उनका स्टॉप लॉस वाइड ही रखना पड़ेगा। 540 से पहले कोई भी छोटा स्टॉप लॉस भी मैं नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो रिस्की होगा। बहुत मतलब ऊपर आ चुका है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन में ये स्टॉक जा सकता है, पर ओवरऑल चार्ट में स्ट्रेंथ है। और 590 से 610 का टारगेट बहुत ही शॉर्ट टर्म में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। हो सकता है इस सीरीज में ना आए, पर नेक्स्ट 2-3 महीनों में ये स्टॉक 600 का लेवल क्रॉस करेगा और 610-40 के बीच में जाके कहीं पे सेटल करेगा, ऐसा लगता है। स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली फॉलो कीजिए, क्योंकि जो टारगेट मैंने दिया 640 का, वो टारगेट आने के लिए स्टॉप लॉस 520 का होना पड़ेगा या 510 का। और बहुत ही शॉर्ट टर्म का नजरिया से अगर कोई ले रहा है तो उनके लिए 480 से 90 का टारगेट होगा, 580 से 90 का टारगेट होगा और स्टॉप लॉस 540 का होगा। अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ओके, चलिए, तो अच्छी रैली आगे देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस के साथ आप इस ट्रेड में उतरिए। हमारे साथ अजय शर्मा जी जुड़ चुके हैं सतना से। नमस्कार अजय जी, बताइए आपका क्या सवाल है? सर नमस्ते, मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्री का 1020 का कॉल है। ओके, 2 लॉट हुआ है 24 के भाव। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी इस पे होल्ड कर सकता है? ठीक है, पूछते हैं। 1020 का आपने कॉल लिया, 24 रुपए पर 25 रुपए 10 पैसे का भाव इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को मिल रहा है। किरण, बताइए कहां तक जा सकता है ये?
बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। और मेरे ख्याल से टारगेट कैश मार्केट में रिलायंस का करीबन 1050 का है, तो इधर से बहुत अच्छा रिटर्न इस ट्रेड के लिए मिल सकता है। और इसके लिए इम्पोर्टेंट है 1000 लेवल और दूसरा सपोर्ट लेवल है करीबन 990 लेवल्स। तो कैश मार्केट में जब तक ये 990 के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल से इधर से ऊपर ही जाना चाहिए और ये रिलायंस एक स्टॉक रहेगा जो कि एक मार्केट आउट परफॉर्मर के तौर पे खरा उतरेगा। तो एक अच्छा ट्रेड इनिशिएट किया हुआ है, तो होल्ड कीजिएगा और 1050 1060 के लेवल्स अगर आते हैं तो एक बार रिव्यू ले लेना। बिल्कुल, रिलायंस ने बीते साल भी करीब करीब 13% के पॉजिटिव रिटर्न्स कमाकर दिए हैं। एक बाजार का आउट परफॉर्मर रहा है बीते साल भी, और हमारे एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ये अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी आपको देना चाहूंगा। सीएनबीसी आवाज जो चैनल आप इस समय देख रहे हैं उसका स्वामित्व और प्रबंधन दोनों ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास ही है। अजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिलायंस पर, जिन्होंने अभी अभी सवाल पूछा। एक और सवाल भी है अजय जी जो आपने हमें भेजा था निफ्टी पर, बताइए पूरा सवाल क्या है। निफ्टी का 8000 का कॉल है, 84 रुपए के भाव पर लिया हुआ है। ओके, 8000 का कॉल है, 84 रुपए के भाव पर लिया है। इस समय देख लेते हैं 8000 का कॉल कहां पर ट्रेड कर रहा है। 87 के आसपास हमने अभी कुछ देर पहले देखा था वो ट्रेड कर रहा था। पूछते हैं यहाँ पर किरण, बताइए क्या करना चाहिए इन्हें। होल्ड ही करना चाहिए हेमंत जी, क्योंकि इधर से और ऊपर जाने की अपेक्षा है। और मेरा मानना है कि 7980 से लेके 8020 तक ये निफ्टी जा सकता है, तो होल्ड करना चाहिए। और इस कॉल को सिर्फ अगर 7890 के नीचे स्पॉट निफ्टी जाता है तभी ये कॉल ट्रेड क्लोज करना चाहिए, नहीं तो होल्ड ही करना चाहिए। होल्ड करिए आप इस पोजीशन को। ये रहा हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी जानेंगे किरण की, बताएंगे आपको ऑप्शंस में कहां है आज कमाई के मौके। सवाल जवाब का सिलसिला भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। ब्रेक से पहले हमने आपसे कहा था कि हम आपको शानदार स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं ऑप्शंस में कहां पर आपको आज ट्रेड करके अच्छा फायदा हो सकता है। किरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किरण बताइए कहां पर ट्रेड करने की सलाह होगी आज। मेरा पहला कॉल रहेगा इंजीनियर्स इंडिया में, जहां पे हमने बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है। एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था करीबन 245, 244, 245 का, उसके ऊपर हम कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहे हैं आज दिन भर। और एक बात इम्पोर्टेंट है कि ओपन इंटरेस्ट चेंज करीबन आज के लिए 4.5% का है, और इसलिए मेरा टारगेट इस स्टॉक के लिए करीबन 270, 280 का होगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर 250 का कॉल करीबन जो 8 रुपए पे मिल रहा है वो ले लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 5 रुपए का रखना चाहिए। अगर अगले 2 ट्रेडिंग सेशन में 270 to 80 आता है तो मिनिमम टारगेट इस कॉल के लिए करीबन 25 रुपए का होगा। तो ये अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, जहां पे 3 रुपए का रिस्क है और 17 रुपए मिनिमम रिटर्न इस ट्रेड में आ सकते हैं। ओके, चलिए, तो इंजीनियर्स इंडिया ये वो स्टॉक है जिस पर आपकी नजर आज जरूर होनी चाहिए। शुक्रिया किरण सिमी, आपका भी शुक्रिया आज समय निकालने के लिए सीएनबीसी आवाज पर आकर आज के दिन हमारे दर्शकों को सटीक सलाह देने के लिए। लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद फटाफट सलाह देंगे। आशीष वर्मा हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे और उनके साथ होंगी मार्केट एक्सपर्ट शाइना मुकादम और बताएंगे आपके सवालों के जवाब। नमस्कार। हाय, गुड मॉर्निंग। सीरीज का पहला दिन, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और सबसे इंपॉर्टेंट इस नए साल का पहला कारोबारी सत्र आप सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर विशेस हमारी पूरी टीम की तरफ से। उम्मीद करते हैं नया साल जो है आपके लिए मंगलमय रहे, आपके खूब पैसे बने, जो ट्रेड आप डालें वो एकदम सटीक पड़े, इनफैक्ट तमाम एसेट क्लासेस में आपको अच्छा खासा मुनाफा हो। इसी उम्मीद के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सौदा आपका में सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। जनवरी सीरीज की कमजोर शुरुआत, सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान पर। हालांकि मिड कैप में खरीदारी, चीनी और एविएशन शेयर दौड़े। कमजोर रह सकते हैं दिसंबर महीने के ऑटो बिक्री के आंकड़े। दिल्ली में डीजल कारों पर बैन और चेन्नई में बाढ़ का दिख सकता है असर। नवंबर में ग्रोथ को लगा झटका,
कोर सेक्टर में ग्रोथ -1.3% हुई। स्टील सेक्टर का सबसे खराब प्रदर्शन। देश को नए साल का तोहफा, पेट्रोल 63 पैसे तो डीजल 1 रुपए से ज्यादा सस्ता। दिल्ली में सीएनजी मिलेगी 1.5 रुपए सस्ती। और आज से दिल्ली में 15 दिन के लिए ऑड इवन फॉर्मूला लागू, नियम तोड़ने पर 2000 रुपए का जुर्माना। शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए हमारे साथ अब मार्केट एक्सपर्ट शाइना मुकादम जोड़ रही हैं। शाइना जी हाय, गुड मॉर्निंग मैम, और आपको भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बीता साल 2015 थोड़ा ठंडा ही रहा, हालांकि पोर्टफोलियो के लिहाज से कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि आउट परफॉर्मेंस था, लेकिन निफ्टी सेंसेक्स 5% की कमजोरी। जब हम कह रहे थे ईएम्स में सबसे अच्छे प्लेस्ड हम है, नई सरकार है, तमाम एफआईएस बड़े बुलिश थे, उसके बावजूद बहुत ज्यादा पैसा तो हमने अट्रैक्ट नहीं करा। 2016 कैसा लग रहा है मैम? एब्सोल्युटली आशीष, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर एंड टू ऑल योर व्यूअर्स। मेरा मानना है 2016 2015 का कंपैरिजन में काफी अच्छा रहेगा। 2015 वी सॉ, जैसे आपने कहा कि आई डोंट थिंक ज्यादा लोग ने पैसा बनाया ये साल में एक्सेप्ट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। तो मेरे हिसाब से 2016 बेटर ईयर होगा। हमको अर्निंग्स ग्रोथ दिखाई देना चाहिए, जीडीपी ग्रोथ होना चाहिए, और ऑल दिस शुड रिफ्लेक्ट बेटर ऑन द ओवरऑल सेंटिमेंट। ओके, तो शायद 2016 एटलीस्ट होपफुल है। अच्छी कमेंट्स सुबह सुनने को मिल रहे हैं कि शायद ये जो नया साल है 2016 बेहतर होगा। और ध्यान रखें, वैसे भी पिछले साल मूड बिगाड़ा था तमाम इक्विटी मार्केट्स ने, खासतौर पे चाइना ने। वो किस तरह की तगड़ी पिटाई हुई थी अगर आपको याद होगा उस मार्केट की, और वहीं से तमाम मूड बिगड़े थे ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स के। पिछले कुछ दिनों से चाइना से बहुत बुरी खबरें, एटलीस्ट खबरें ही नहीं आ रही है, तो वो भी बड़ा पॉजिटिव। अगर वो मार्केट स्टेबलाइज कर जाते हैं तो शायद वैसे ही एक मूड सुधरने वाली बात होगी। 2016 में कई लोग बेट कर रहे हैं कि शायद फाइनली इंडिया इंक डिलीवर करेगा रिजल्ट, सेकेंड हाफ में शायद बेहतर होना शुरू हो। अगर वाकई ऐसा हुआ तो फिर तो री-रेटिंग की गुंजाइश बनती है। लेकिन चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुंबई से अमान जी हमारे साथ जुड़े। अमान जी हाय, गुड मॉर्निंग, नववर्ष की आपको भी शुभकामनाएं सर। पूछिए अपना सवाल। अच्छा, गुड मॉर्निंग सर, आपको भी शुभकामनाएं, आपकी पूरी टीम को। थैंक यू सर, बताएं। सर मेरे पास नीला इंफ्रास्ट्रक्चर है। ओके। और 1000 शेयर है, 16 रुपए के भाव पे लिए। 16 के भाव पे लिए 18 साढ़े 18 रुपए के आसपास तो चल ही रहा है, तो 2-2.5 रुपए के आसपास का मुनाफा हो रहा है आपको। अमान जी ये बताएं, ट्रेडिंग के लिहाज से लिया था ये नीला इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों चुना था आपने? अपना ये 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिहाज से ना आपका ट्रैक करती है नीला इंफ्रास्ट्रक्चर? 2-2.5 रुपए का मुनाफा हो रहा है, 6 महीने का टाइम होराइजन है इनका। देखिए, मैंने देखा है, उसका चार्ट देखा है और उसका थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स देखा है। आई थिंक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ से मेरे हिसाब से उनके टाइम फ्रेम में उनको 20 रुपया मिलने की उम्मीद है। वहां पे एक बार वो निकल जाए और स्टॉप लॉस लगाए उनके एक्विजिशन प्राइस से थोड़ा ऊपर 16.5 के ऊपर। देखिए, कंपनी से मैं स्विच करने के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत ही छोटी कंपनी है इन द कंस्ट्रक्शन स्पेस। तो अगर आपको बिगर स्केल पे अगर एंट्री करना है तो GMR इंफ्रा जो सिमिलर टाइप ऑफ स्टोरी है बट ऑन अ लार्ज स्केल, एयरपोर्ट्स है, पावर है, तो कंस्ट्रक्शन स्पेस में है, तो आप 20 रुपीज के ऊपर इसमें से निकल के स्विच कीजिए। एंड आई पर्सनली ऑल्सो होल्ड GMR इंफ्रा। दैट्स ये डिस्क्लोजर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मतलब भरोसा है इस कंपनी को लेकर। नीला इंफ्रास्ट्रक्चर से आपको टारगेट जो शाइना सुजारी वो मिल जाए तो स्विच करना एक बेहतर रणनीति होगी। देहरादून से शरद ठाकुर साहब जुड़े। शरद जी हाय, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। बताएं अपना सवाल सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा सवाल है, मेरे पास मोल्टेक पैकेजिंग के हैं 200 शेयर 317 के भाव से, तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए? मोल्टेक पैकेजिंग, उससे पहले मैं आपका सवाल लूंगा सर, आप अपना टीवी स्विच ऑन रखें, शाइना से पूछूंगा। लेकिन इस बीच मारुति सुजुकी के ऑटो बिक्री के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आते हुए कुल बिक्री में 8.5% का उछाल देखने को मिला है। ये नंबर अच्छे हैं। कुल बिक्री एक्चुअली 4.5% के आसपास के उछाल की उम्मीद थी, तो 8.5%, तो उम्मीद से कहीं बेहतर ये आंकड़ा आता हुआ। मारुति का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए। मेरे ख्याल से उछाल है, हरे निशान के साथ तो एटलीस्ट कामकाज कर रहा होगा। 8.5%, 1,19,000 यूनिट्स, 1,14,000 यूनिट्स की एक्सपेक्टेशंस थी। मैं नोमुरा की एक्सपेक्टेशंस देख रहा हूं, तो उस लिहाज से तो एटलीस्ट नंबर्स बेटर देखने को मिल रहे हैं। दिसंबर के जो नंबर्स आने थे, एक तो ध्यान रखें एक्सपेक्टेशंस ऑटो सेक्टर को लेकर सबड्यूड थी, यानी कि कमजोर सी थी, क्योंकि एक तो हाई बेस थी जिसपे हम कंपेयर कर रहे हैं नंबर्स को, तो वैसे ही थोड़ा सा धक्का लगना था। मारुति दिन के हाईस पे कामकाज करता हुआ, क्योंकि एक्चुअली एक पॉजिटिव सरप्राइज है नंबर्स में। प्रोडक्शन
खास तौर पे वो चेन्नई में फ्लड्स आए थे तो कई सारी ऑटो कंपनी, चेन्नई एक ऑटो हब माना जाता है, तो काफी हद तक प्रोडक्शन इंपैक्ट हुआ है, ध्यान रखें। मारुति का हालांकि वहां पे ज्यादा प्रेजेंस नहीं है मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से, जो कंपनीज हैं कई सारी नॉन लिस्टेड कंपनीज का भी वहां पे प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। प्रोडक्शन का इंपैक्ट। दूसरा ऑड इवन फॉर्मूला जो दिल्ली में आना था तो पूरे दिसंबर के महीने में कंफ्यूजन था, तो उसका भी कई सारी गाड़ियों की बिक्री पे इंपैक्ट देखने को मिलेगा। जब मैनेजमेंट से आगे बातचीत होंगी कई सारे, तो उस पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई उससे भी प्रोडक्शन, उससे भी बिक्री पे इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आना शुरू हुआ है क्या। ट्रैक्टर्स में एक्सपेक्टेड है, मैं पूरा क्रॉस बोर्ड बता रहा हूं आपको, ट्रैक्टर्स में एक्सपेक्टेड है कि डबल डिजिट ग्रोथ इस बार कंटिन्यू शायद होती हुई नजर आए। टू व्हीलर इंडस्ट्री की ग्रोथ वो अभी भी, जो रूरल डिमांड है, ग्रामीण इलाकों की डिमांड है, कमजोर है, तो ज्यादातर कहा जा रहा है 3% के आसपास की शायद वो ग्रोथ के नंबर होंगे। लेकिन इस समय मारुति पे फोकस, मारुति की बिक्री के आंकड़े उम्मीद से कहीं बेहतर। एक्सपोर्ट्स में 33% की कमजोरी आई है, गिरावट आई है इनफैक्ट, उसके बावजूद ये आंकड़े बेहतर हैं, तो यानी कि डोमेस्टिक मार्केट में सेल हमारी एक्सपेक्टेशन से बेहतर, और डोमेस्टिक मार्केट इनफैक्ट 13.5% के आसपास का उछाल देखने को मिल रहा है यहाँ पे बिक्री का। ये नंबर जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये कंपैरिजन साल दर साल कर रहा हूँ, यानी कि दिसंबर पिछले साल से दिसंबर 2015 को कंपेयर कर रहा हूँ, और ये नंबर्स बेहतर है। पैसेंजर कार की बिक्री 11.6% के आसपास का उछाल है, तो एक्सपोर्ट से डिसअपॉइंटमेंट है, डोमेस्टिक मार्केट में पिकअप देखने को मिल रहा है। एक्सपेक्टेशन कुल बिक्री की 4.4% बढ़ने की उम्मीद थी, 8.5% बिक्री बढ़ी है, इसलिए स्टॉक दिन के हाईस पे। शाइना, मारुति मेरे ख्याल से बीता साल भी टॉप परफॉर्मर रहा है। निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो बीपीसीएल और मारुति के ही 38-40% के आसपास के रिटर्न्स रहे। अब 46-50 के लेवल्स के आसपास कैसा लगता है, क्योंकि तमाम बुरी खबरें आई थी, तमाम कंसर्न जाहिर हुए थे सुजुकी प्लांट को लेकर, उसके बावजूद ये स्टॉक रेंटलेसली बाइंग देखने को मिली है। मेरे हिसाब से ये साल भी बहुत अच्छा रहेगा। आप देखिए ये लेवल्स के आसपास 4500 के लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट होने के बाद अब ये इसका फिर से अपवर्ड मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। आई थिंक 4800 का लेवल्स हम इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में देख सकते हैं। जैसे उनके आपने ही बताया, काफी सब इश्यूज सॉल्व आउट हो रहे हैं, एंड इनफैक्ट ये जो ऑयल प्राइसेस जो कम हो रहे हैं, द डोमेस्टिक जो गवर्नमेंट ने कट किए हैं, ये इनको बेनिफिट है फॉर द ओवरऑल सेक्टर। एंड मारुति को जो डीजल कार्स जो बैन हो रहे हैं सम लोग, जैसे दिल्ली में हुआ है, वो उनको पॉजिटिव है क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ है इन पेट्रोल कार्स। सो आई थिंक ओवरऑल शॉर्ट टर्म में भी उनको गेन है, लॉन्गर टर्म में उनका डेफिनेटली न्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर दे विल कंटिन्यू मोमेंटम एंड ग्रोथ। सो डेफिनेटली ये होल्ड और बाय बनता है। 2015 में बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतरीन परफॉर्मेंस, और 2016 में भी और परफॉर्मेंस शायद कंटिन्यू रहे। होल्ड करें अगर आपके पास है, फ्रेश खरीदारी करने की भी शायद इस काउंटर में मौके ढूंढे जा सकते हैं। लेकिन एक सवाल आया था देहरादून से शरद ठाकुर साहब का, मोल्टेक पैकेजिंग 317 की बाइंग थी, 471 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। शायद इसको आप ट्रैक करती हैं, क्या कॉल होगा? डेफिनेटली होल्ड है। मैंने इनका बैलेंस शीट एक बार देखा है, आई थिंक बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग बैलेंस शीट है। इन टर्म्स ऑफ डेट बहुत लो है, और जो बिजनेस है वो इनफैक्ट इम्प्रूव हो रहा है। जो वो बहुत कंजर्वेटिव मैनेजमेंट लगते हैं, बट आई थिंक वो जो स्क्रीन बेस्ड प्रिंटिंग से जो शिफ्ट हो रहा है, सो आई थिंक मोल्टेक विल गेन फ्रॉम दैट ऑल्सो। एफएमसीजी का जैसे ग्रोथ पिकअप होता है, उनके एडवर्टाइजिंग पिकअप होती है, आई थिंक उनको वो भी बेनिफिट है, वो डेफिनेटली होल्ड करें। आई थिंक ही कैन put a stop loss of about 340. बहुत deep stop loss दे रही हूँ, he is already in money, but at the same time he can continue holding it for further gains. Okay, तो शरद ठाकुर जी अगर आप सुन रहे हैं तो होल्ड करें, अच्छे गेन्स आपको ऑलरेडी हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी अभी भी कंटिन्यू करें इस लॉन्ग पोजीशन को अपनी। दिल्ली से सरोजनी जी जुड़ी हमारे साथ। सरोजनी जी हाय, गुड मॉर्निंग मैम, पूछिए अपना सवाल। हेलो हेलो। हाँ जी मैडम, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। सवाल पूछें। बैंगलोर। ओके, बैंगलोर से सरोजनी जी, सॉरी, सवाल क्या है मैम? व्हाट्स योर क्वेश्चन? मैं यूनिट के 15 रुपीज में खरीद किया था। क्या करूं मैं, बहुत कम है ये रेट। 15 पे खरीदारी करी। लैंड को है 2000 शेयर 8 रुपीज में। ये दोनों बड़े रिस्की बेट्स पे लिया आपने। ट्रेडिंग के लिहाज से लिया था सरोजनी जी, या फिर इन्वेस्टमेंट था, पोर्टफोलियो में रखना था, इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा था लंबी अवधि के लिहाज से?